तो आज हम आधुनिक भारतीय कला की जड़ों को थोड़ा खंगालने वाले हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज है वो उन कला समूहों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत की कलात्मक पहचान को कह सकते हैं गढ़ा। पर ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में एक कहानी है उन बहसों की, उन विचारों की और क्रांतियों की जो 1930 के दशक में शुरू हुई, जब भारत मतलब एक राष्ट्र के तौर पर अपनी आवाज ढूंढ रहा था। हाँ, और यही हमारी आज की पड़ताल का मकसद है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि ये समूह कैसे बने, इनके बीच क्या क्या वैचारिक टकराव थे और कैसे इन्होंने मिलकर भारतीय कला के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कला कभी भी वैक्यूम में नहीं बनती। ये समूह उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक तूफानों का आईना थे। हर समूह एक नया नजरिया, एक नई शैली या एक नया माध्यम लेकर आ रहा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पहला नाम आता है यंग तुर्क का। यंग तुर्क्स, हाँ, जो 1930 के दशक में मुंबई में बना। इन दस्तावेजों में इसे भारत का पहला आधुनिक समूह कहा गया है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और ये दावा सही भी है। देखिए, यंग तुर्क नाम ही अपने आप में एक विद्रोह का ऐलान है। अच्छा। हाँ, ये तुर्की के युवा क्रांतिकारियों से प्रेरित था। ये उस दौर के उन युवा भारतीय कलाकारों का समूह था जो ब्रिटिश अकेडमिक यथार्थवाद से मतलब पूरी तरह ऊब चुके थे। मतलब सिर्फ हूबहू नकल करने वाली कला से। बिल्कुल, वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो सिर्फ बाहर की दुनिया ना दिखाए बल्कि कलाकार के अंदर की दुनिया को भी जाहिर करे। यानी ये कला के जरिए एक तरह की आजादी की पहली घोषणा थी। और ये विद्रोह की आग फिर मुंबई से कलकत्ता पहुंचती है। 1943 में कलकत्ता ग्रुप यानी ग्रुप 43 का जिक्र मिलता है। हाँ। इसमें प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष जैसे बड़े नाम शामिल थे। इनका मकसद भी जाहिर है आधुनिकता को बढ़ावा देना था। हाँ, बंगाल स्कूल ने तो भारतीय कला को एक स्वदेशी पहचान दी थी। पहचान तो दी थी, लेकिन कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को लगने लगा कि ये शैली बहुत ज्यादा रोमानी और अतीत में डूबी हुई है। वो ऐसी कला चाहते थे जो उस समय के यथार्थ से बात करे, जो अंतर्राष्ट्रीय हो लेकिन जिसकी आत्मा भारतीय हो। तो एक तरफ बंगाल स्कूल की परंपरा थी और दूसरी तरफ ये नया अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। और इसी टकराव ने नई ऊर्जा को जन्म दिया। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां देश की तकदीर बदल रही है। 1947, भारत की आजादी का साल, और इसी उथल-पुथल के बीच मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी PAG की स्थापना होती है। हाँ, और इसमें FN सूजा, MF हुसैन, SH रजा जैसे नाम हैं जो बाद में भारतीय कला के कह सकते हैं पर्याय बन गए। PAG का बनना तो एक असाधारण घटना रही होगी। बिल्कुल, ये देश के विभाजन और स्वतंत्रता की आग में से पैदा हुआ था। चारों तरफ हिंसा थी, उम्मीद थी, अनिश्चितता थी। इन कलाकारों ने महसूस किया कि एक नए राष्ट्र को एक नई कला की भाषा की जरूरत है। पुरानी शैलियां नाकाफी थीं। हाँ, पुरानी शैलियां इस नए, जटिल और अक्सर क्रूर यथार्थ को व्यक्त करने के लिए नाकाफी थीं। ये दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ये कलाकार अपनी कला में हिंसा और बेचैनी दिखा रहे थे, जैसे सूजा के काम में दिखता है। तो क्या उस समय उनकी कला को विवादास्पद माना गया? लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि नए भारत को ऐसी नकारात्मक कला की जरूरत नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका तर्क था कि एक सच्चा कलाकार अपने समय की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। उन्होंने भारतीय विषयों को यूरोपीय आधुनिकतावादी शैलियों जैसे क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म के साथ मिलाया। पर यह सिर्फ स्टाइल का मिश्रण नहीं था। तो ये क्या था? ये एक राजनीतिक बयान था। आजाद भारत के कलाकार कह रहे थे कि हम अब सिर्फ पारंपरिक नहीं हैं, हम वैश्विक हैं और हम आधुनिकता को अपनी शर्तों पर अपनाएंगे। तो PAG मुंबई में कला की एक नई वैश्विक भाषा गढ़ रहा था, लेकिन उसी समय देश के विभाजन का असर दिल्ली पर कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत ज्यादा। और इन दस्तावेजों से पता चलता है कि यही दर्द दिल्ली में एक नए कला समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र की वजह बना। बिल्कुल। 1949 में बने इस समूह के कई सदस्य, जैसे BC सान्याल, वो विभाजन के बाद लाहौर से दिल्ली आए थे। वे शरणार्थी थे। उन्हें एक समुदाय की जरूरत थी, एक सहारे की,
एक समुदाय की। दिल्ली शिल्पी चक्र ने उन्हें वो मंच दिया, लेकिन उनकी सोच सिर्फ कला बनाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कला को आम लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अच्छा, वो कैसे? उनकी प्रदर्शनियां सिर्फ बड़ी गैलरियों में नहीं, बल्कि चांदनी चौक जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी लगती थी। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि वे कला को उस एलीट दायरे से बाहर लाना चाहते थे जिसमें पीएजी ऐसे समूह शायद काम कर रहे थे? कुछ हद तक हाँ। उनका मानना था कि कला सिर्फ अमीर खरीदारों के लिए नहीं होनी चाहिए। वो चाहते थे कि एक आम नागरिक भी कला से जुड़े, उसे समझे। और ये आधुनिकता की लहर सिर्फ दिल्ली मुंबई तक ही नहीं थी। 1948 में श्रीनगर में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई। हाँ, जो अमूर्त कला यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पर केंद्रित था। कश्मीर में एक अमूर्त कला का समूह। ये दिखाता है कि ये विचार कितनी तेजी से फैल रहे थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि भारतीय कलाकार वैश्विक कला आंदोलनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मतलब न्यूयॉर्क में जो हो रहा था उसकी खबर यहाँ भी थी। बिल्कुल। श्रीनगर का समूह अमूर्त अभिव्यंजनावाद पर काम कर रहा था, जो उस समय न्यूयॉर्क में एक बड़ी लहर थी, लेकिन वे इसे अपने स्थानीय परिवेश और अनुभवों से जोड़ रहे थे। 50 के दशक में कहानी फिर मुंबई लौटती है। पीएजी के कई बड़े कलाकार विदेश जा चुके थे। तब बॉम्बे ग्रुप सामने आता है। हाँ, इसने 6 प्रदर्शनियां की। तो क्या ये पीएजी की विरासत को आगे बढ़ा रहा था या ये कुछ और था? ये एक तरह से पीएजी की लॉ को जलाए रखने की कोशिश थी। जो कलाकार मुंबई में रह गए थे, जैसे के हेब्बार, वीएस गायतोंडे, उन्होंने महसूस किया कि एक समूह की ऊर्जा को बनाए रखना जरूरी है। तो इसने उस सिलसिले को जारी रखा। हाँ, हालांकि ये पीएजी जितना क्रांतिकारी नहीं माना जाता, लेकिन इसने उस दौर में मुंबई के कला जगत को जीवंत बनाए रखा। और फिर आता है एक और बड़ा मोड़। 1963 में ग्रुप 1890। जे स्वामीनाथन और भूपेन खखर। पर इसका नाम 1890 क्यों था? ये तो बड़ा अजीब है। इसका नाम असल में उस घर के नंबर पर रखा गया था जहां इस समूह की पहली बैठक हुई थी। अच्छा, सिर्फ घर का नंबर? हाँ, 1890। लेकिन इस सीधे साधे नाम के पीछे एक बहुत ही विस्फोटक विचार था। ग्रुप 1890 का गठन कला के पश्चिमी प्रभाव को सीधे सीधे नकारने और एक विशुद्ध भारतीय आधुनिकता की तलाश पर आधारित था। अच्छा, तो ये पीएजी के दृष्टिकोण पर एक सीधा हमला था जो पश्चिमी शैलियों को अपना रहा था? बिल्कुल, ये एक वैचारिक युद्ध जैसा था। जे स्वामीनाथन का मानना था कि भारतीय कला को पश्चिम से प्रेरणा लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी अपनी जड़ें हैं आदिवासी कला में, लोक कला में और तांत्रिक प्रतीकों में, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है। इसका क्या मतलब था? ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। जब हम तांत्रिक प्रतीकों की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ धार्मिक चित्र नहीं है। स्वामीनाथन का इशारा उन मौलिक आकारों की ओर था, बिंदु, त्रिकोण, वृत्त, जो भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये एक तरह से भीतर की यात्रा थी। हाँ, उनका मानना था कि यही असली भारतीय अमूर्त कला है, न कि पश्चिम से उधार लिया गया एब्स्ट्रैक्शन। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को रंगों और आकारों के जरिए खोजना था। वाह! तो पहले यंग तुर्क ने अकादमिक कला को चुनौती दी, फिर कलकत्ता ग्रुप ने बंगाल स्कूल को, और अब ग्रुप 1890 ने पीएजी के पश्चिमी प्रभाव को। ये कहानी असल में एक पीढ़ी के अपनी पिछली पीढ़ी के खिलाफ विद्रोह की कहानी है। हर कोई आधुनिक होने का अपना मतलब गढ़ रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसमें एक और मजेदार बात है, ग्रुप 1890 ने सिर्फ एक ही प्रदर्शनी की। सिर्फ एक? हाँ, और जानते उसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। कमाल है। एक ऐसा समूह जो हर तरह की सत्ता को नकार रहा था, उसकी शुरुआत देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों हुई। यही तो भारतीय कला के विरोधाभास है। वाकई। अब इस सूची में एक ऐसा नाम है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। चोलामंडल आर्टिस्ट्स विलेज, 1966 में चेन्नई में। केसीएस पणिक्कर द्वारा स्थापित। ये कोई ग्रुप नहीं था, बल्कि एक कलाकार कम्यून था। एक पूरा गांव सिर्फ कलाकारों के लिए। ये विचार ही अपने आप में एक कलाकृति लगता है। ये एक क्रांतिकारी कदम था, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पर्रिकर का मानना था कि कलाकार को अपनी आजीविका के लिए अपनी कला से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये व्यावहारिक था? क्या ये मॉडल सफल रहा? ये बहुत सफल रहा और आज भी एक फलता फूलता कला केंद्र है। लेकिन उन्हें पैसे कैसे मिलते थे? शुरुआत में कलाकारों ने पेंटिंग के अलावा बाटिक,
मेटल वर्क और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए ताकि उनकी एक नियमित आय हो सके। तो क्या इससे उनकी फाइन आर्ट पर असर नहीं पड़ा? कुछ आलोचकों ने कहा कि पड़ सकता है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन माध्यमों में काम करने से उनकी कला को एक नई दिशा मिली। इसने कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाया। और आखिर में बड़ौदा का जिक्र करना जरूरी है। बड़ौदा ग्रुप जो MSU बड़ौदा से जुड़ा था। हाँ, KG सुब्रमण्यम और गुलाम मोहम्मद शेख जैसे कलाकार और शिक्षक। बड़ौदा आज भी कला शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो बड़ौदा की क्या खासियत थी? बड़ौदा की खासियत ये थी कि वहाँ एक तीसरा रास्ता अपनाया गया। ये न तो पूरी तरह पश्चिमी था और न ही पश्चिम को पूरी तरह नकार रहा था। यहाँ कला के इतिहास और सिद्धांत पर बहुत जोर दिया जाता था। मतलब कलाकार सिर्फ कला बना नहीं रहे थे, वे कला के बारे में लिख रहे थे, पढ़ रहे थे और उस पर तीखी बहस कर रहे थे। KG सुब्रमण्यम जैसे शिक्षकों ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो कला को एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में देखती थी। तो इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि आधुनिक भारतीय कला किसी एक कलाकार या एक विचार की देन नहीं, बल्कि इन सामूहिक प्रयासों और अक्सर इनके आपसी टकरावों का नतीजा है। यंग तुर्क के पहले विद्रोही कदम से लेकर ग्रुप 1890 के आत्मखोज और चोलामंडल के आत्मनिर्भर कम्यून तक, हर समूह ने कला की परिभाषा को थोड़ा और बड़ा किया। ये सिर्फ कला बनाना नहीं था। नहीं, ये एक नए राष्ट्र की पहचान को कला के जरिए परिभाषित करना था। ये कलाकार लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि एक आधुनिक भारतीय होना क्या होता है, हमारी कला कैसी दिखनी चाहिए। क्या हमें पश्चिम की नकल करनी चाहिए या अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, या कोई तीसरा रास्ता है? इन सभी सवालों के जवाब इन समूहों के भीतर ही खोजे गए। बिल्कुल। इन समूहों ने न केवल बेहतरीन कला का निर्माण किया, बल्कि कला के बारे में सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बहस छेड़ी, प्रदर्शनियां की, मैनिफेस्टोज लिखे और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। एक ऐसा माहौल बनाया जहां कला पर खुलकर बिना डरे बात हो सकती थी। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है। आज के डिजिटल युग में जब कलाकार सोशल मीडिया के जरिए विश्व स्तर पर तुरंत जुड़ सकते हैं, क्या इस तरह के भौतिक कला समूहों का महत्व उतना ही है, या आज के कलाकारों का समूह अब किसी शहर या गांव में नहीं, बल्कि इंटरनेट पर हैशटैग्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज में बनता है?